नमस्ते साथियों, मेरा नाम है सतीश पांडे। भारत का एक आदमी जो 1915 में भारत की पहली निर्वासित सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बना था, और वो अफगानिस्तान में सरकार बनाया था भारत की निर्वासित। और उस सरकार का जो प्रधानमंत्री था, जो प्राइम मिनिस्टर बना था, उनका नाम था प्रोफेसर मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली। एक आदमी जो भारत की आज़ादी के लिए 32 सालों तक भारत से बाहर रहा। एक आदमी जिसे 1932 में शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट यानी नामित किया गया था। एक आदमी जिसके लिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने मन में रेस्पेक्ट का भाव रखते थे, और एक आदमी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 1957 के मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव हराया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। आजकल राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि 14 सितंबर 2021 को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है, और ये विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बनने जा रहा है। सवाल यह है कि 2022 के शुरुआती 2-3 महीनों में यूपी में विधानसभा के आम चुनाव हैं, और इस विधानसभा चुनाव के पहले लगभग 6 माह पहले ये लोक लुभावनी राजनीति का एक उदाहरण माना जा रहा है। लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मास्टर स्ट्रोक चल रही है, जिससे वेस्टर्न यूपी में जो किसानों का मुद्दा है, खास करके और उसमें जाट समुदाय भी बढ़ चढ़कर जो आंदोलन में भाग ले रहा है, जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में, उस मुद्दे को उसका जवाब देने के लिए और किसानों का समर्थन वापस लेने के लिए लोग मान रहे हैं कि ये बीजेपी का एक स्टेप है। आइए हम इन सभी सवालों के बारे में एक एक करके समझते हैं कि क्या है इस राजा के नाम का मतलब, और अलीगढ़ में जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने का जो निर्णय किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उसका मतलब हम आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। हम आपको बहुत ही ज़रूरी बातें बोल करके जाएंगे, और आपको अगर हमारा ये पॉलिटिकल डिस्कशन आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाइडली शेयर कीजिए। मेरा नाम है सतीश पांडे। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जैसा कि हमने अभी बताया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले के मुरसान रियासत के राजा थे। आपको मालूम होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब 565 से ज़्यादा देसी रियासतें थी, यानी प्रिंसली स्टेट्स थे, और इनमें से कई ऐसी जो प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। वो भारत के साथ जो विलय पत्र पर सिग्नेचर साइन करने को तैयार नहीं थे, यानी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जो विलय पत्र था, भारतीय संघ में जो उनका मिलने का जो प्रोसेस था, उस प्रपोजल को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिनमें हैदराबाद भी एक नाम था। वो तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनकी कुशल और अच्छी नीतियों की वजह से भारत को एकजुट करने में बहुत बड़ा मदद मिला। इसी क्रम में हम अगर बात करें राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, तो हम उनके बारे में एक संक्षेप में छोटा सा परिचय बता दें तो
इनका जन्म जो हुआ था वो 1 दिसंबर 1886 को हुआ था। और इनको ये जाट समाज के थे, ये राजा थे। इनके पिता का नाम जो था वो राजा घनश्याम सिंह था, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाने वाले सर सैयद अहमद खान के दोस्त भी थे। इसके अलावा भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह लगभग 32 सालों तक भारत से बाहर रहे। वो जर्मनी, रूस और जापान से भी काफ़ी मदद मांग रहे थे, लेकिन उनको जो ज़रूरी सहयोग था वो नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि जो काम सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो जापान के साथ सहयोग करके, जर्मनी से सहयोग लेकर के, दरअसल कुछ वैसा ही काम राजा महेंद्र ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो अपने उस काम में सफल नहीं हो पाए थे और 1946 में वो फिर से भारत लौट आए थे। इसके अलावा अगर हम इसके आगे बात करें तो 1932 में राजा महेंद्र को शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। इनके बारे में अगर हम इनके किसी पॉलिटिकल इमेज की बात करें तो न तो ये कांग्रेसी थे और न ही जनसंघ के सदस्य थे। माना जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि, कुछ लोग मानते हैं कि इनका जो रुझान था वो दरअसल वामपंथ की तरफ था। और ये इसके अलावा इनके बारे में अगर कहें तो इन्होंने वृंदावन में एक प्रेम विश्वविद्यालय, माफ़ कीजिएगा, प्रेम महाविद्यालय की स्थापना भी ये किए थे। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगभग 3-4 एकड़ या उससे भी ज़्यादा की ज़मीन उन्होंने दान की थी। इनके बारे में ये माना जाता है कि इन्होंने जो एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। शैक्षणिक संस्थान, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने में इनकी ज़मीनों का और इनके रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। इसके बारे में, इसके अलावा और अगर हम इसको समझना चाहें तो 1946 में जब ये वापस भारत आए तो वर्धा में महात्मा गांधी से भी मिले और इनकी शायद मंशा रही होगी कि जो तब की जो अंतरिम सरकार बन रही थी भारत की आज़ादी के समय, जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बन रही थी, उसमें शायद कोई भूमिका तलाश रहे होंगे। अब राजा के बारे में यह तो नहीं कहा जा सकता है कि उनको कोई पद की लालच या लालसा रही होगी, वो ऑलरेडी राजा थे, तो लोगों के लिए काम करने का उनका जो जज्बा ही था कि वो सरकार में भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनको उस सरकार में कोई स्थान, कोई जगह नहीं दिया गया। शायद यही वजह था कि कांग्रेस से भी वो उनका नाता बहुत नहीं रहा और वो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं रहे। इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए भी जाट समाज के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास था। और सबसे इसमें आगे अगर हम बात करें तो 1957 का जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, उसमें वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मथुरा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में वो कांग्रेस के उम्मीदवार को 30,000 से ज़्यादा वोटों से वो हरा करके लोकसभा पहुंचे थे। इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली से सटे मथुरा और मथुरा में एक निर्दलीय उम्मीदवार, एक राजा जो जनता में कितना लोकप्रिय रहा होगा, कितना पॉपुलर रहा होगा, उसको 30,000 से भी ज़्यादा वोट के अंतर से जीत मिली। और ख़ास तौर पे ये जानने वाली बात है, अगर ये हमारा वीडियो बीजेपी के कार्यकर्ता अगर कोई देख रहा हो या उसको सपोर्ट करने वाले अगर लोग देख रहे हो तो उनके लिए ये बहुत ही एक तरह से रोचक जानकारी है कि उसी 1957 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी भी जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पे मथुरा से भी चुनाव लड़े थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी, वो उनको चौथा स्थान मिला था। हालांकि ये अलग बात है कि वो उत्तर प्रदेश की एक और सीट से, बलरामपुर से वो चुनाव लड़ रहे थे और वो वहाँ से जीत करके लोकसभा पहुँच गए थे। इसके अलावा अगर हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बात करें तो उनको
वो फिर से अगला 1962 का जो लोकसभा का चुनाव था वो हार गए थे। उसके बाद से वो लगभग अपना जो राजनीतिक जीवन था उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। और इसके अलावा अगर चलते चलते हम ये भी बताएं तो 1977 यानी 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वो बतौर मुख्य अतिथि वो भाग लिए थे। और 29 अप्रैल 1979 यानी 29 अप्रैल 1979 को इनकी मौत हो गई थी। इनके मृत्यु पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था इनके सम्मान में। ये तो रहे कुछ डेटाज, कुछ इंफॉर्मेशंस जो हमने आपसे शेयर किया। लेकिन जो इनका जो बड़ा योगदान था उसके बारे में अगर हम बात करें तो निर्वासित सरकार जो, यानी निर्वासित सरकार को इंग्लिश में प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जो निर्वासित सरकार उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो बनाई थी वो भी अफगानिस्तान में, उसका सबसे बड़ा जो मैसेज ये था कि भारत में आज़ादी का जो आंदोलन था वो और भी तेज हो गया था। भारत के लोगों में ये एक रुझान पैदा हुआ था ताकि लोग आज़ादी की डिमांड करें अंग्रेजी सरकार से। और निर्वासित सरकार का यहाँ पे मतलब ये होगा कि अंग्रेजी सरकार के रहते हुए भी अपनी एक इंडिपेंडेंट सरकार बना लेना और उस सरकार के एग्जिस्टेंस को डिनाई करना, ये निर्वासित सरकार का एक मतलब हो सकता है। इसके अलावा और हम देखें तो ये जाट समुदाय के नेता थे। अगर हम थोड़ा और इसके पहले पीछे की समझना चाहें तो निर्वासित सरकार के बारे में अगर जब हम बात करते हैं तो दो और सरकारों के बारे में हमें याद आता है। एक तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक निर्वासित सरकार बनी थी और एक महाराष्ट्र के सतारा में भी निर्वासित सरकार बनी थी। इन सरकारों का जो सबसे बड़ा योगदान था वो आम जनता में आज़ादी की भूख, आज़ादी की लहर को बढ़ाने वाला था। और ये अंतिम रूप से भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों को तैयार किया। इस रूप में भी इनके योगदान को हम समझ सकते हैं। जो आजकल का मतलब है, जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है, जो उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से राज्य विश्वविद्यालय बनाने जा रही है, उसका जो खास मतलब ये समझा जा रहा है वो ये है कि दरअसल आजकल के समय में जो 3 कृषि कानून हैं उनमें उनका विरोध करने वालों में जो किसानों की जो बड़ी संख्या है, जो जिसमें उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज़्यादातर किसान हैं, उनको दरअसल जो उनके गुस्से को कम करना भी माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि जो जाट समुदाय है वो अपना वोट जो है वो थोक के भाव देता है। जहां उसका नेता अपना वोट देता है वहां पे जाट समुदाय अपना वोट देता है। तो ये भी एक लोक लुभावन राजनीति के तौर पे इसको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम समझें तो जो चौधरी चरण सिंह जो भी एक बड़े जाट नेता थे, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, इसके अलावा उसके बाद से उनकी विरासत को चौधरी अजीत सिंह ने संभाला था। उसके बाद से उनकी विरासत को जो उनकी पार्टी है, जो राष्ट्रीय लोक दल, उसको लेकर के राष्ट्रीय लोक दल का वजूद जो है उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं आज के समय में। जो चौधरी उनका नाम है चौधरी जयंत सिंह, उनको और उनकी पार्टी को कमज़ोर करने के तौर पे, या फिर कहें तो बीजेपी को मजबूत करने के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। और विपक्षी क्या कहते हैं, विपक्ष में और सत्ता पक्ष में हमेशा सवाल और जवाब होते रहते हैं, राजनीति में ये चलता रहता है। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा? क्या आप भी मानते हैं कि जो अभी जो इस समय चुनाव से लगभग 6 माह पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का जो फैसला किया है वो चुनाव से प्रेरित है, वो पॉपुलर पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है, या क्या है? आप जो भी सोचते हैं आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने तरफ से ये बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वाइडली शेयर कीजिए। मेरा नाम है सतीश पांडे। नमस्कार।